सुधांशु जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी चाहते हैं आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो और हरियाणा में भी, और ये सच है कि लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने आपके 5 कमल जो पहले खिले हुए थे 10 में से 5 कर दिया। तो ये गठबंधन तो आपको चुनौती देता है, चाहे दिल्ली में हो जहां पर आप सातों के साथ जी लिए, ये भी आपके क्रेडिट में आता है, लेकिन हरियाणा में 5 हारना, क्योंकि अगर हरियाणा में वोट बटा होता तो आपको फायदा होता। देखिए, ये दोनों पार्टियों का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस क्या तय करती है, आम आदमी पार्टी क्या तय करती है, इसमें हमारी स्थिति केवल एक प्रेक्षक की है, यानी ऑब्जर्वर की है। परंतु यदि अब जैसे रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हैं, तो मैं अगर केवल एक राजनीतिक विश्लेषण करूं तो इसके 2-3 निष्कर्ष बहुत साफ हैं। यदि यह मैसेज है कि राहुल गांधी की तरफ से संकेत है, इसका मतलब कांग्रेस भली भांति यह जानती है कि प्रचार चाहे जो भी हो, हरियाणा में वो अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की स्थिति में नहीं है। यह निष्कर्ष एकदम साफ हो गया और इसके लिए उसे आम आदमी पार्टी की बैसाखी चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि दिल्ली में इस गठबंधन की असफलता के बाद बड़ी बेरुखी के साथ आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि उनका गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था और विधानसभा में वो साथ में नहीं रहेंगे। ये बात, पहली बात तो बहुत स्पष्ट हो गई। दूसरे कारण जो होते हैं, इसमें यह कहा जा सकता अगर आम आदमी पार्टी तैयार होती है तो याद करिए जब इनकी पहली बार सरकार बनी थी 2013 में, और अब देखिए आशुतोष जी भी मुझे दिख रहे हैं, और उस समय तो आशुतोष जी उन लोगों के साथ हुआ करते थे। 49 दिन की सरकार जब गिर गई थी और कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, तब बाकायदा इन्होंने कहा था गलती हो गई, अब दोबारा कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। अभी 2024 में किया और अब फिर कर रहे हैं। तो मतलब आम आदमी पार्टी जिनके लिए कहती थी कि वो सबसे बड़े भ्रष्ट और बेईमान है, ये वर्ड उनका था, तो उनके लिए वो लाइन लागू होती है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी उन सभी आरोपियों को, जिनके लिए वो बड़े बड़े लंबी लंबी 1.5 गज की जबान निकाल के आरोप लगाते थे, बिल्कुल उनके साथ आत्मसात होने जा रहे हैं। और तीसरा मेरा मानना है एक विश्लेषक के रूप में, कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति का भी एक रोल हो सकता है। यह सर्वविदित फैक्ट है कि भूपेंद्र हुड्डा जी अहमद पटेल जी के नजदीकी माने जाते थे, और अहमद पटेल जी के नजदीकी किसी व्यक्ति की राहुल गांधी जी के कैंप में बहुत अहमियत नहीं रहती है। तो इसका अर्थ यह भी होता है कि एक ऐसा गठबंधन बनाओ जिसमें कि उस चीज के नेतृत्व में कोई दूर दूर तक संभावना ही ना रह जाए कि भूपेंद्र हुड्डा कहीं से ये मैसेज देने में सफल हो सके कि वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का तो नेतृत्व वैसे ही नहीं, गठबंधन हो जाएगा तो और मामला इधर हो जाएगा। तो इसका एक कहीं ना कहीं कारण कांग्रेस की अंदरूनी राजनीतिक समीकरण भी हो सकते हैं। आशुतोष जी, जल्दी से कमेंट आपसे, लेकिन एक बात जो सुधांशु जी को समझनी होगी वो ये, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ही देर में, हम खाली कुर्सी इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि वो आए नहीं है, लेकिन कुछ देर में आलोक शर्मा जी वहां पर पहुंचने वाले हैं। पहले से कुर्सी को हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ देर में वो आएंगे। लेकिन आशुतोष जी, एक बात सुधांशु जी को समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि गठबंधन में अलग अलग भांति भांति के, ये कहीं पर लड़ते हैं, कहीं पे साथ मिलते हैं, ये तो इन्होंने 2024 में भी देश को समझाया था। लेकिन इसी स्टेट वाइज गठबंधन की वजह से, जहां पर उनको लगा सही है सीट शेयरिंग करो, जहां पर लगा सीट शेयरिंग नहीं करना है मत करो, यही गठबंधन की वजह से विपक्ष ने इतनी बड़ी चुनौती को बीजेपी के सामने रखी। वरना अगर पहले वाले बिखराव के तरीकों पर लड़ते रहते तो यहां तक नहीं पहुंचते। तो ये तो अपने आप में उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। 24 के लोकसभा चुनाव इसका वो है, प्रमाण है। देखिए अंजना, इस बार जो हरियाणा का चुनाव है, दरअसल वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी के बीच का चुनाव है। बाइपोलर पॉलिटिक्स है, और वहां पे जो देवीलाल की पूरी विरासत थी, अब वो लगभग खत्म होने के कगार पे वहां पहुंच चुकी है। उसमें जो आपका सवाल है कि आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त बेहद कमजोर है हरियाणा के अंदर। और खुद आपका मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो दिखाया था, उसमें यह कहा गया था कि लोकसभा के चुनाव में तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, लेकिन सर्वे यह कह रहा था कि अब वो 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में है। यानी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव के बाद से अभी तक उसकी स्थिति कमजोर हुई है। अगर हम 2019 का उदाहरण लेकर देखें तो 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीती थी और उसने पूरी तरीके से कांग्रेस का सफाया कर दिया था। लेकिन जब 4 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और 40 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ा। तो आज की तारीख में जब लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हार चुकी है,
तो फिर विधानसभा के चुनाव में उसका क्या असर होगा आप अच्छी तरीके से जानती हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को वहां बदला गया, उससे भी यह साबित होता है भारतीय की बीजेपी की स्थिति कमजोर है। लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव प्रामाणिक रूप से टेस्ट होता है इस देश में? आप प्रमाणिक रूप से तो नहीं कह सकते, क्योंकि हर चुनाव बिल्कुल अलग होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर 5 सीट कांग्रेस दे रही है, 20 सीट आम आदमी पार्टी मांग रही है, जिस वजह से शायद आम आदमी पार्टी बहस में भी नहीं आ रही है, ये सही है? कौन सही दिख रहा है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी विल बी लकी इफ अगर उसको 2-3 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है विधानसभा के चुनाव में। अगर 10 सीट भी मिल जाए तो भी अपने आप को लकी समझना चाहिए, क्योंकि 2019 में जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तब आम आदमी पार्टी को सिर्फ 0.48% वोट मिला, यानी 0.48% वोट मिला था। सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। 90 सीटों पर उनको यहां तक कि कैंडिडेट तक नहीं मिले थे। सिर्फ 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नोटा से कम वोट मिला था। बिल्कुल, और यही डेटा दिखाते हुए रवि श्रीवास्तव के पास अब मैं जाना चाहती हूँ। बहुत दिलचस्प है आशुतोष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अब हमारे साथ दिग्विजय चौटाला भी जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, एक बार रवि श्रीवास्तव के पास जाना चाहती हूँ। 2019 विधानसभा 46 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 0.48% वोट्स, जमानत जब्त सभी 46 की 46 सीटों पर। फिर 20 सीटें क्यों कांग्रेस पार्टी देगी? अंजना जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पार्टी का फाउंडर होने के नाते 2014 के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो 4 सीटें, पहली बार 4 सीटें, ऐतिहासिक था, पंजाब से लोकसभा की जीत करके आए थे। तो ये ऐसा सोचना गलत है कि आम आदमी पार्टी आज तीसरे नंबर की पार्टी है पूरे देश के अंदर और पूरी मजबूती के साथ। और एक बात बता दूं मैं आपको, पहला जो संजय सिंह ने कहा है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ही अकेला दुश्मन है, उसको ही देश से साफ करना है और हमारा कोई अगला लक्ष्य नहीं है। तो लोकल लीडरशिप कुछ भी कहे, मैं समझता हूं कि ये फैसला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में निश्चित रूप से हुआ था। आपके खिलाफ लड़े थे पंजाब के अंदर, तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 ही सीटें मिली, दिल्ली के अंदर कोई भी सीट नहीं मिली। इसका जवाब देंगे सुधांशु जी, लेकिन उससे पहले मैं दिग्विजय चौटाला के पास एक बार जाना चाहती हूँ। दिग्विजय चौटाला जी, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया उन लोगों का एक ही दुश्मन है, बीजेपी को किसी तरह से सत्ता से उखाड़ना है। इसके लिए वो तय करेंगे क्या करना नहीं करना है। आपका नया दुश्मन कौन है सबसे बड़ा? क्योंकि देखिए, ये माना जा रहा है कि चुनावों के पहले आप लोग इसीलिए अलग हुए हैं क्योंकि बीजेपी चाहती है कि आप जाट वोट को बांट सके। जाट वर्सेस नॉन जाट हो, बीजेपी को फायदा होगा, और जाट वोट को आप बांट दें, आप आईएनएलडी, कांग्रेस सब जगह बढ़ जाए। आपका नया दुश्मन बड़ा कौन है बीजेपी से अलग होने के बाद? वैचारिक तौर पर विरोध जो है वो सदैव हमने कांग्रेस पार्टी का किया है। हम 4 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी के विरोधी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से है और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति जो है आज हम उसका विरोध कर रहे हैं और उसके विरोध में पहले भी सत्ता में आए। 10 सीटें जो जीती थी हमने बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में जीती थी। मैं अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल का परिवार जो है वो राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुका है। मैं इससे वो नहीं रखता। राजनीति में कोई खत्म नहीं होता, ये अच्छा और बुरा समय सब चलता रहता है। 1987 में मैं आशुतोष जी को याद कराऊंगा, 90 में से 85 सीटें चौधरी देवीलाल जीत गए थे, तो कांग्रेस खत्म तो नहीं हुई थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आज हमारा और आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है उससे डर करके कांग्रेस अपने लिए ऑल्टरनेटिव तलाश रही है कि कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका है उसको पूरी पुरजोर तरीके से नहीं निभा पा रही है। तो कहीं ना कहीं डरी हुई कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत कर रही है हमारे अलायंस के पश्चात। शर्मा जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी, सुशील गुप्ता तो बड़ी बेरुखी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, वो कह रहे हैं हमें तो अभी हाईकमान ने कुछ नहीं बताया, हम तो 90 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि यहां हरियाणा में झप्पी करना चाहते हैं और वहां पे लड़ाई हो रही है दिल्ली में। आपके लिए भी मुश्किल होगा सर, एक दिन बुराई करना, एक दिन बड़ाई करना। आज बड़ाई करेंगे कि बुराई करेंगे आम आदमी पार्टी की? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर तो दोनों तरफ से कहीं से भी कोई विषय नहीं आया है। सीईसी की बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर केवल मीडिया के माध्यम से कयास ही लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई रास्ता अगर
होता है, बनता है, तो उसके बाद ही आपका जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है उसका उत्तर दिया जा सकता है। इतना जरूर है कि कोई ना कोई बातचीत इस तरह की आई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन उससे ज्यादा मैं कोई खुलासा आज तक के माध्यम से मैं नहीं करना चाहूंगा। इस पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमारी 90 की 90 सीटों पर तैयारी है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक अभी अगले 10 मिनट में शुरू हो जाएगी। मैं भी वहीं पर एक बैठक में था, इसीलिए आज तक पर लेट जुड़ पाया। हम पूरी 90 की 90 सीटों पर कैंडिडेट्स के लिए तैयार हैं। अभिषेक दत्त, नेशनल सेक्रेटरी आईएनसी कर्नाटका स्टेट, ये आप ही के नेता है ना? हाँ बिल्कुल है। मैंने उनकी बाइट आपके ही चैनल पर सुनी। हाँ। और मैं उस एक कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं उस बाइट से अपने आप को अलग रखता हूं। उनके पास ऐसी जानकारी ना तो वो सीईसी के मेंबर हैं, शायद मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसी के आधार पर उन्होंने वक्तव्य दिया है। अभी तक आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो उनको कोई निमंत्रण भेजा गया है। हाँ, चर्चाएं जरूर हैं और उसके ऊपर आगे उसके कितना चर्चा है, किसकी तरफ से है, क्या है, मैं मीडिया में अभी उसके बारे में खुलासा करना उचित नहीं समझता। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी तो चुटकी लेगी ही। बीजेपी को जब जब डर पैदा होता है तो बीजेपी चुटकी लेना शुरू कर देती है। हाँ, जहां तक आपका तीसरा प्रश्न है कि आज आप बड़ाई करेंगे या बुराई करेंगे, इसमें अलायंस में कभी कभी दुविधा की सिचुएशन आती है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर हम उनके खिलाफ हैं और कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि बीजेपी को हराना, जिस तरह का आज द्वेष का माहौल पूरे देश में बना दिया है। हरियाणा के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर 2 जिस तरह की बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, आज कोई मिश्रा जी हैं उनको कि जिस तरह से मारा गया है गोली से, और आप आए दिन देख रहे हैं कि किस तरह के हालात देश के अंदर बनते चले जा रहे हैं। तो अलायंस के रास्ते भी ओपन रखे जाते हैं, वो चाहे हमारी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो। और बीजेपी को हराने के लिए अगर कोई रास्ता होगा तो जरूर आज तक को ही सबसे पहले बताया जाएगा। जेडीयू और बीजेपी के भी रास्ते अलग अलग हुए हैं, किस किस ने क्या क्या आपस में कहा है वो भी अलग है, कई बार दुविधाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब जवाब दीजिए। आप लोग डरे हुए लोग हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं कि उनका मतलब सहूलियत का गठबंधन यहां कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी बहुत डरी हुई है हरियाणा में। सुधांशु जी। अंजना जी, अभी जो कुछ बोला और जिस भाव भंगिमा में बोला गया आलोक जी के द्वारा, तो बड़ी विचित्र सी बात है। देखिए, उनके यहां दोनों पार्टियां करीब 90-90 पे तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हीं का एक पदाधिकारी कह रहा है कि साहब गठबंधन हो सकता है। आलोक जी ने यह नहीं कहा कि मैं कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता हूं और मैं कहता हूं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आलोक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, कह रहे हैं मैं उससे अपने को अलग करता हूं। अब आप सोचिए, डरा हुआ कौन है, कंफ्यूज कौन है, और 0.48% वोट पाने वाली पार्टी को साथ लेने के लिए लालायित कौन है। तो इससे समझा जा सकता है कि किसके मन में डर और किसके मन में भय है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आशुतोष जी ने कहा, उनके पहले ही वाक्य में बात का अंतर्विरोध स्वतः था। उन्होंने कहा हरियाणा की पॉलिटिक्स बाइपोलर हो चुकी है, और दूसरी तरफ कह रहे बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। अरे भाई, जब बाइपोलर हो चुकी है तो ये तो कांग्रेस की रणनीति थी कि भाई क्षेत्रीय दल खत्म हो और सीधे सीधे बाइपोलर बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस हो, जिसमें वो हरियाणा में आंशिक रूप से सफल हुए। और जहां तक जाट समाज की बात है, तो उनको भली बात से ध्यान है कि चौधरी चरण सिंह जी को धोखा देने से लेके जो कुछ चौधरी देवीलाल जी के साथ हुआ, और आज पर्दे के पीछे जो भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ हो रहा है, तो वो सारी चीजें लोगों को दिख रही हैं कि वो हाथी के खाने के दांत और हैं, कुछ दिखाने के दांत और हैं। और दूसरा एक और मजेदार एक लाइन में कह रहा हूं, क्या हो रहा है? देखिए, आजाद समाज पार्टी, मैं भी बताता हूं आप, वो अपने आप लोग समझ सकते हैं कि अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, तो मुझे लगता है इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो इसलिए मैं एक और बात कहता हूं, आजाद समाज पार्टी के साथ इनका उत्तर प्रदेश में गठबंधन है अंजना जी। अभी 3 एंगल देखिए, और यहां पर लड़ाई है। मतलब आप हरियाणा से चलेंगे तो गुड़गांव में एम्बियंस मॉल तक तो बहुत गलबैयां रहेंगी, और जैसे ही टोल रोड पार करेंगे, एयरपोर्ट की तरफ आएंगे, तो एक दूसरे को गरियाना शुरू कर देंगे। अब आइए, आजाद समाज पार्टी के साथ नोएडा में तो बड़ा अच्छा रहेगा, और गुड़गांव जाते ही अगेंस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो, अरे महोदय,
महोदय, आपने उनको सपोर्ट किया गठबंधन था, नहीं है। आजाद समाज पार्टी को सुधांशु लोकसभा भाई, चुनाव गठबंधन में। नहीं है। और सर, आपने लोकसभा चुनाव में गठबंधन आपने नहीं लोकसभा है चुनाव में और उनको सपोर्ट किया करना था, वरना नहीं आजाद करना समाज एक पार्टी अलग के खिलाफ। विषय था। अरे उनकी भाई, पार्टी को एक भी सीट नहीं दी अब गई। देखिए नहीं, एक हमारा- नई परिभाषा आ अभी गई। तक इंडिया अलायंस में भी नहीं है वो। भाई मैं ये कह नहीं रहा है हूं ना। तो बता दीजिए, तो आप मैं सही ये कह रहा हूं फैक्ट रखिए आजाद ना समाज देश के पार्टी के सामने। खिलाफ आपका उम्मीदवार कौन था? मैं तो फैक्ट कह रहा हूं ना। आपने देखिए, उनको वो उनके समाजवादी- विरुद्ध प्रत्याशी नहीं दिया, समाजवादी आपने उनको पार्टी के सपोर्ट कोटे किया, में थी आपने वो इंडी गठबंधन में भी उनको साथ में लिया।